देखिए, तो एक कल ये डिस्प्ले नहीं कर पा रहे थे तो थोड़ा आप लोग को समझने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो मेटलर्जी यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को किसी भी ओर से प्रॉफिटेबली यानी कम लागत में कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, वो प्रोसेस कहलाता है मेटलर्जी। तो हम किस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा प्रोसेस किस ओर्स के लिए या किस मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए सुटेबल होगा, ये डिपेंड दो कंडीशन पे करता है। पहला, नेचर ऑफ मेटल, मेटल कैसा है, हाईली रिएक्टिव है, मॉडरेट रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, या वेरी वेरी लेस रिएक्टिव है, या कहें कि ना के बराबर रिएक्शन वो शो करता है। तो ये हम लोग को पता कैसे चलता है कि कौन सा मेटल रिएक्टिव है, कौन सा मेटल नहीं रिएक्टिव है। तो हम लोग याद होगा कि एक रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़े थे मेटल का, जिसमें कि पोटेशियम जो था ऊपर, पोटेशियम सोडियम ये सब सबसे ऊपर था जो कि हाईली रिएक्टिव था। और जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे थे उस रिएक्टिविटी सीरीज में, वो उससे कम रिएक्टिव मेटल हमको मिल रहा था। कुछ मेटल जो था वो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव नीचे में आपको प्लेस था। तो एक्सट्रैक्शन जो है मेटल का डिपेंड करता है कि मेटल किस प्रकार का है, किस तरह का उसका रिएक्टिविटी है, मैग्नेटिक बिहेवियर उसका क्या है। और दूसरा, नेचर ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी भी किस प्रकार का उसमें है, उसमें हाइड्रेटेड इम्प्योरिटी है, या फिर इम्प्योरिटी सल्फर के फॉर्म में है, या इम्प्योरिटी कार्बोनेट के फॉर्म में है, या नाइट्रेट के फॉर्म में है, या ऑक्सीजन के फॉर्म में। तो उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो कुछ यूजफुल टर्म था जो कि हमको जानना जरूरी है बहुत, आपको बार बार एक्सट्रैक्शन में ये चीज आएगा। तो गैंग, मैट्रिक्स, ये दोनों एक ही नाम है, आप उसको गैंग पढ़िए या मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये पूरे इम्प्योरिटी जो साल्ट, क्ले, रॉक मटेरियल, ये सारे जो होते हैं वो सबका कंबाइंड जो है उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। इसको जो है मेटलर्जी प्रोसेस शुरू होने से पहले ही, यानी एक्चुअल जब प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे क्रशिंग वगैरह का, या फिर आपको एक्चुअल में वो प्रोसेस, यानी एक्चुअल प्रोसेस कहने का मतलब है जहाँ पे हम रिडक्शन शुरू करते हैं और का, वहां से उससे पहले ही फिजिकल या केमिकल मेथड से इसको सेपरेट कर लेते हैं। जो भी रिएक्टिव होगा उसको केमिकल मेथड से सेपरेट करना पड़ेगा, और जो उसमें नॉन रिएक्टिव होगा या वाटर सोल्यूबल वगैरह होगा उसको क्या कर सकते हैं, और जिसका डेंसिटी क्या होगा, उस मेटल के डेंसिटी से डिफरेंट होगा, उसको हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर पाते हैं। उसके बाद होता है फ्लक्स। फ्लक्स जो है एक ऐसा सब्सटेंस उसमें मिलाया जाता है रिडक्शन के लिए या फिर इम्प्योरिटी को सेपरेट करने के लिए, कि जो कि इम्प्योरिटी के साथ मिक्स होकर स्लैग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी स्लैग बना लेता है। यानी इम्प्योरिटी जो है वो फ्लक्स से रिएक्ट हो जाता है, उससे कंबाइन हो जाता है, और उस कॉम्बिनेशन को हम आसानी से उस मेटल से सेपरेट कर पाएंगे। तो फ्लक्स भी टू टाइप के होते हैं, एसिडिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स जो होगा वो क्या करेगा, बेसिक इम्प्योरिटी को ट्रैप कर लेगा, और जो बेसिक फ्लक्स होगा वो एसिडिक इम्प्योरिटी को ट्रैप कर लेगा। कि जैसा कि कॉपर उसमें होता है, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में होता है कि वहाँ एफईओ, यानी एफईओ एक बेसिक इम्प्योरिटी है, मेटल का ऑक्साइड है तो ये बेसिक होगा। तो वहां पे हम एसिडिक फ्लक्स यूटिलाइज करते हैं, ताकि एसिडिक फ्लक्स जो है वो बेसिक इम्प्योरिटी को अपने साथ रिएक्ट करा लेगा और उसको ट्रैप कर लेगा। वैसे ही आयरन के उसमें उसमें SiO2 एक एसिडिक इम्प्योरिटी जो है रहता है, जिसको हम बेसिक फ्लक्स से रिएक्ट करवा के स्लैग के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद आया स्लैग। स्लैग जो है वो फ्लक्स और इम्प्योरिटी का मिक्सचर है, फ्लक्स और इम्प्योरिटी का मोल्टेन मिक्सचर है,
जो कि डिफरेंट डेंसिटी यानी मेटल, और जिस मेटल से हम उस स्लैग को, जिस मेटल से हम उसको सेपरेट कर रहे हैं, उस मेटल और स्लैग में डेंसिटी डिफरेंस होने के कारण वो ग्रेविटी के कारण अपना अलग अलग लेयर में सेपरेट हो जाता है, और उस स्लैग को हम वहां से सेपरेट कर लेते हैं किसी भी होल या किसी डिफरेंट मीडियम के थ्रू। नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें जो हम लोग पढ़े थे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी, यानी नेचर ऑफ मटेरियल। मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है कि उसको हम कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर हाईली रिएक्टिव है मेटल है तो उसको रिड्यूस, उसको जो है आपको सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वहां पे हम लोग, ये थोड़ा कॉस्टलियर पड़ जाता है। इसको एक्सट्रैक्ट करने में जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनको सेपरेट करने में कॉस्ट थोड़ा ज्यादा लग जाता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हमारा एनर्जी कंजम्पशन और फिर इलेक्ट्रोड जो हम यूटिलाइज करते हैं वो ज्यादा होता है। लेकिन इस प्रोसेस का एक फायदा भी है कि इससे जो मेटल हम लोग ऑब्टेन करते हैं वो जो बाकी प्रोसेस से ज्यादा प्योर होता है, यानी उसकी जो शुद्धता होती है वो इन सभी प्रोसेसेस से, बाकी जो प्रोसेसेस हम इस्तेमाल करते हैं उसमें मैक्सिमम होती है। दूसरा कि मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जो है उसको हम जो रिड्यूसिंग एजेंट के माध्यम से उसमें जो इम्प्योरिटी रिएक्ट किए हुए हैं ऑक्साइड ये इन सब फॉर्म में, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो वहां से हमको क्या हो जाता है कि मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट उस इम्प्योरिटी से रिएक्ट करके रिड्यूस करके वहां से सेपरेट हो जाता है। तीसरा है लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो ऑक्साइड फॉर्म में ज्यादातर पाए जाते हैं, और उनको नॉर्मल अगर हीट करेंगे, उतना एनर्जी हम सप्लाई कर देंगे तो उनके ऑक्साइड जो है ऐसे ही वहां पे एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और मेटल हमको ऑब्टेन हो जाएगा। और जो लास्ट जो है ऑन द रिएक्टिविटी के हिसाब से कि वेरी लेस रिएक्टिव, जो कि जनरली लेस रिएक्ट मतलब नहीं करते हैं, या फिर इनमें इसमें इम्प्योरिटी रहता भी है तो मैट्रिक्स या गैंग के फॉर्म में रहता है, जिसको हम फिजिकल प्रोसेस से ही सेपरेट कर लेते हैं। तो ये ज्यादातर मेटालिक फॉर्म में ही पाए जाते हैं, और इनको आसानी से हम इनके सेपरेशन में हमको दिक्कत नहीं होता। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, रिएक्टिविटी मेटल का बढ़ते जाता है, हमको उसको सेपरेट करने में उतना ही ज्यादा कॉस्ट भी बढ़ते जाता है। लेकिन जैसे जैसे जो कॉस्टिंग बढ़ता है वैसे हमको प्यूरिटी भी उसकी बढ़ते जाती है। उसके बाद जो मेटलॉजिक प्रोसेस में जो वेरियस स्टेप्स हम लोग यूटिलाइज करते हैं वो सारा यहाँ पे लिस्टेड किया गया है, जो कल हमने एक्सप्लेन भी किया था। तो सबसे पहले है माइनिंग। सबसे पहले तो हमको ओर को माइन करना पड़ेगा माइन से, ये क्योंकि ऐसे तो ये जमीन के अंदर जनरली पाए जाते हैं, तो उनको वहां से निकालना पड़ेगा। उनको हम लोग वहां से पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद वो बड़े बड़े रॉक्स वगैरह या अनइवन रॉक्स में होते हैं, कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, कुछ डस्ट के फॉर्म में भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको एक ग्राइंड कर लेते हैं, और वो ग्राइंड जो है उसको पहले एक बारीक, पहले तो एक सही नॉर्मल साइज के टुकड़े में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जॉ क्रशर का यूज करते हैं। जॉ क्रशर वगैरह देखे होंगे कि जैसे जो गन्ना वगैरह वाला, जो गन्ना को से जो जूस निकालने के लिए इस्तेमाल करता है, उसमें देखेंगे कि दो जॉ टाइप का लगा रहता है। किसी में जॉ टाइप, पहले वाले में जॉ टाइप का, अब तो रोलर टाइप का भी आ गया है। तो जॉ टाइप का जो लगा रहता है, जिसमें रोलर पे हल्का हल्का ऊपर उसके टीथ की तरह निकला हुआ रहता है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ लेते हैं। जब छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम मैकेनिकल व्हील के थ्रू उसको नेक्स्ट स्टेप में, यानी क्रशिंग, जॉ क्रशर के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मैकेनिकल व्हील से उस जो स्मॉल पीसेस हैं उनको पास कराते हैं, तो वहां से वो क्या होता है कि पाउडर के फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है। तो
इसका स्पीड जो होता है मैकेनिकल व्हील्स का, ये ज़्यादा लगभग अभी जो यूज लगभग हो रहा है वो 8000 आरपीएम के करीब में इसका स्पीड आपको पाया जाता है। तो जो क्रशिंग होता है ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं इसके सेपरेशन में, और ये डिसाइड भी करता है ये कि आपका जो रॉ मटेरियल है सेपरेशन के लिए, यानी जो ओर्स हैं वो कितना तैयार हो पा रहा है आपके फर्दर आगे वाले प्रोसेस के लिए। यानी इसीलिए आपने सुना भी होगा, बहुत जगह नहीं आता है कि इस कंपनी ने इतने बड़े क्रशर लगाया, इस कंपनी ने इतने बड़े क्रशर्स लगाए। तो ये क्रशिंग वगैरह का जो काम है, ये प्रोसेस को अगर हम, ये क्या होता है कि इनपुट प्रोसेस है, यानी हमारा जो एक्सट्रैक्शन है, यानी जो हमारा जो फर्नेस वगैरह जो यूटिलाइज होता है सेपरेशन के लिए, उसके उसके अकॉर्डिंगली हमको क्रशिंग करके उस मटेरियल वहां तक, उसको आगे तक रॉ मटेरियल हमारा कम ना पड़े, इसके लिए उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना बड़ा क्रशर हमारा होना चाहिए। तो ये भी एक क्रशिंग भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से जो है, जो क्रशिंग से यानी साइजिंग ऑफ ओर से मेटलर्जी जो लगभग इनिशियल स्टेज से शुरू हो जाता है। यहाँ से क्या करते हैं, अब उसको ओर का हम लोग कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं। यानी कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब है कि इम्प्योरिटी को वहां से सेपरेट करते हैं। कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करने का मतलब है कि हम, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब है कि या तो और उसमें मेटल डाल दें, या दूसरा कंडीशन है कि वहां से हम इम्प्योरिटी को हटा दें। यानी इम्प्योरिटी को भी हटा देंगे तो जो हमारे पास ओर्स जो हैं उसका, उसमें मेटल का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इम्प्योरिटी को कम कर सकते हैं। तो इम्प्योरिटी को कम करने के लिए ये जो है आपको वेरियस मेथड दिए हुए हैं, जिसमें ऊपर का जो ये 4 मेथड है वो फिजिकल मेथड है, और केमिकल मेथड जो है वो लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं, वो हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हैंड पिकिंग, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड केमिकल सेपरेशन। ऊपर का जो 4 है वो हम लोग कल डिस्कस किए थे, लेकिन नोट्स और डायग्राम्स के नोट इसके प्रेजेंटेशन के माध्यम से उसको हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो वो प्रोसेस है वो है ऑक्साइड फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एक, ठीक है। इसमें अगर जितना कन्वेनियंटली और जितने एक्यूरेटली हमारा जो ओर है वो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उतना ही चांसेस बनता है कि हमारा जो मेटल जो प्यूरिफिकेशन के बाद आएगा वो उतना, या फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है रिडक्शन, वो उतना ही बेटर हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन डिपेंड करता है कि किस टाइप का ओर है। अगर वो ओर जिसको जो हाइड्रेटेड फॉर्म में है, अगर उसमें वाटर है ज्यादा, तो हम उसको केवल हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर वहां से निकल जाएगा। या कार्बोनेट फॉर्म में है तो उसको क्या करेंगे, हम केवल हीट करेंगे, वहां हमको ऑक्सीजन सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो वहां हम उसको हीट करेंगे तो वो क्या होगा, कार्बोनेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां से सेपरेट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में वहां से निकल जाएगा। लेकिन जहां पे सल्फर है, जो कि जिसको कि हमको रिएक्ट कराना पड़ेगा ऑक्सीजन से, ताकि वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो और गैसियस स्टेट में बल्क के वहां से निकल जाए। यानी कहने का मतलब कि सल्फर वहां पे बर्न होगा, जलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे हीट करते हैं, एक मतलब ऑक्सीजन के सफिशिएंट सप्लाई में, यानी वहां पे ऑक्सीजन, इतना ऑक्सीजन होना चाहिए कि बर्न कर पाए। तो कहां तक इसको हीट करेंगे, इसको जो ऑक्साइड फॉर्मेशन में हीटिंग हम लोग करते हैं उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक के नीचे तक। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर कहने का मतलब होता है कि वह टेम्परेचर जिस पे वो मेटल क्या करे, मेल्टिंग शुरू ना हो। मेल्टिंग शुरू होने से पहले पहले तक, यानी मेल्ट होने
मेल्ट नहीं होना चाहिए मेटल, मेल्टिंग के पहले पहले तक हम उसको हीट करेंगे और वो क्या होगा कि वहां से जो भी वोलेटाइल मटेरियल है वो वहां से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होके वहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से जो भी हमने उसको वाटर में डाला था या फिर वाटर से उसको वॉश किया था या फिर फ्रोथ प्रोसेसन किया था या फिर ग्रेविटी सेपरेशन जो किया था उस ओर्स का, वो यहाँ पे क्या होगा, वाटर भी वहां से हट जाएगा, वाटर भी यहाँ से हीट करने से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके चला जाएगा। नेक्स्ट जो प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ ओर, यहाँ पे ये मेन स्टेप है किसी भी एक्सट्रैक्शन का, और इसके लिए इक्विपमेंट वगैरह का भी जरूरत पड़ता है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके सेपरेशन के लिए, और ये एक काफी प्रिकॉशियस स्टेप है जहाँ पे हम लोग को काफी कॉशन से वर्क करना पड़ता है, ताकि यहाँ पे हीट भी ज्यादा रहता है, क्योंकि उस मेटल को मेल्ट कराना है और मेल्टिंग कराने के बाद ही, मेल्ट होने के बाद ही वो डिफरेंट फॉर्म में ये रिड्यूस हो पाएगा और वो मेटल फॉर्म में हमको प्राप्त हो पाएगा। तो ये सारे लिस्टेड प्रोसेस हैं जिसमें स्मेल्टिंग, सेल्फ रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, थर्माइट, एमलगेमेशन, इन सारे प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसमें स्मेल्टिंग हम लोग पढ़े भी हैं, स्मेल्टिंग हम लोग स्मेल्टिंग और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम लोग 10th में पढ़े भी हैं। स्मेल्टिंग और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, स्मेल्टिंग हम लोग करते हैं आयरन के रिडक्शन में, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम लोग करते हैं एल्युमिनियम के रिडक्शन में बॉक्साइट से। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग, हम इसको फर्दर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और जो कुछ ओर्स जो हो जाते हैं रिडक्शन के बाद, जैसे मान लीजिए कार्बन उसमें है, आयरन में ही है, तो आयरन में हम कोक का इस्तेमाल करते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस के लिए, वहां पे रिडक्शन के लिए हम लोग कोक का, कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ कार्बन उसमें बच जाते हैं, उस कार्बन को के अमाउंट को जो है करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग फर्दर प्यूरिफिकेशन में जाते हैं और उसको कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए डिफरेंट अलग अलग तरह का जो फर्नेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो है देखिए, मेटलर्जी बहुत बड़ा एक अपने में डिपार्टमेंट है, केवल केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें अलग अलग मेथड्स यूटिलाइज होता है, एक ही ओर से सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कंट्री टू कंट्री और टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी, मतलब एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है कि किस तरह का टेक्नोलॉजी वहां इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे इंडिया में ही अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए जाते हैं केवल आयरन ओर को से ही सेपरेट करने के लिए, बाकी तो और आप वो कर, और जो मेटल्स हैं उनके लिए भी बहुत डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है, जो मेन प्रोसेस जो यूटिलाइज होता है, उन सारे चीज उसको लिस्टेड किया गया है। नेक्स्ट जो इसमें आएगा आपको, यहां पे हम लोग देखते हैं कि ओर, सबसे पहले ओर को हम लोग माइन से प्राप्त किए। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ ओर के, ओर्स में कौन सा इम्प्योरिटी है उस बेसिस पे भी इसको लिस्ट करने का कोशिश हमने किया है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ओर का कंसंट्रेट किए, यानी कंसंट्रेट करने का मतलब है कि उसमें जो है इम्प्योरिटी जो है फिजिकल प्रोसेस, यानी जिस इम्प्योरिटी को वाटर में डिसॉल्व करके या मैग्नेटिक व्हील से रोटेट करके या ग्रेविटी सेपरेशन से सेपरेट किया जा सकता है, उनको हमने क्या किया, रिमूव कर दिया इम्प्योरिटी को। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंसंट्रेशन ओर का इंक्रीज कर गया। कंसंट्रेशन ओर का इंक्रीज करने का मतलब है कि मान लीजिए एक हम सपोज कर लेते हैं कि 10 केजी हमने ओट्स लिया, ठीक है, उसमें सपोज कीजिए कि 90 केजी जो है या 60 केजी 6 केजी जो है उसमें क्या है, मेटल है। ठीक है, आयरन का ओर लेते हैं 10 केजी, उसमें 6 केजी जो है मेटल है, तो 4 केजी उसमें क्या है, इम्प्योरिटी है। तो हमने कंसंट्रेशन प्रोसेस में क्या किया
कि इसमें सैंड वगैरह जो था जो वाटर में डिजोल्व हो जाता था, तो वॉश करके वहां से हमने क्या किया कि 1 से 2 केजी या मान लीजिए 2 केजी सैंड जो था उसमें, और जो हैंड पिकिंग वगैरह के थ्रू जो पत्थर वगैरह थे, जो स्टोन थे, उनको हमने सेपरेट कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि अब जो ओर हो गया वो 8 केजी हो गया। 8 केजी में हमारे पास 6 केजी बचा। पहले था 10 केजी में आपका कितना, 10 केजी में था कितना आपका 6 केजी। अब 8 केजी में वो जो मेटल हो गया वो 6 केजी हो गया। तो वहां पे परसेंटेज बाई कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, पहले 60% था, अब हो गया वो लगभग 75 to 80% के करीब। तो यहाँ पे क्या किया हमने, कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया और का। तो इससे क्या होगा कि हमको जो कॉस्ट है उस पे जो एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा, या उस 2 केजी जो मटेरियल है उस पे जो अलग अलग प्रोसेस रिडक्शन में लगेंगे या फिर फर्दर ऑक्सीडेशन में जो हीट करना पड़ेगा, उतना एनर्जी हमारा बचेगा। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करते हैं कि उसको प्यूरिफाई करते जाते हैं जो भी पॉसिबल हो सके, ताकि हमको नेक्स्ट स्टेप में उतना कम एनर्जी खपत हो या उतना कम हमारा वर्क पड़े। तो यहां पे देखिए 3 तरह के हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल, मेटल जो है मीडियम रिएक्टिव है और लो रिएक्टिव है। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल को हम लोग क्या करते हैं, मोल्टेन, उसके ओर को मोल्टेन फॉर्म में हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा प्योर मेटल ऑब्टेन किया जाता है। जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, यानी एल्युमिनियम और एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए खासकर जो फर्स्ट एस 1s ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनका हम जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा ही उनको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव हैं। बाकी वो किसी को रिड्यूस नहीं, किसी से रिड्यूस नहीं होंगे, यानी वो किसी और में इससे क्या बोलते हैं, उनका जो रिएक्शन, उनका जो कॉम्बिनेशन है नॉन मेटल से या किसी दूसरे उससे गैसियस स्टेज गैस से, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर पाएंगे किसी रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा। तो उनका क्या करना पड़ेगा, हमको इलेक्ट्रोलाइसिस ही करना पड़ता है। ये थोड़ा खर्चीला प्रोसेस है, लेकिन उनको सेपरेट करने के लिए हमको इलेक्ट्रोलाइसिस ही करना पड़ेगा। दूसरा है मीडियम रिएक्टिव। तो मीडियम रिएक्टिव में जनरली कार्बोनेट या सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर के फॉर्म में हमको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करना पड़ेगा। अगर वो मेटल जो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट है सीधा का सीधा अगर ऑक्साइड फॉर्म में हमको मिल जाता है, तो उसको, उस मेटल को हमको कैल्सिनेशन या रोस्टिंग नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा उसका हम रिडक्शन करेंगे। लेकिन जनरली जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है वो कार्बोनेट या फिर सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कार्बोनेट ओर अगर होगा तो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, कैल्सिनेशन। और अगर सल्फाइड ओर होगा तो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, केवल वहां का रोस्टिंग। ठीक है, किस लिए कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग हम लोग किस लिए करते हैं, ये कल भी बताए थे और आज भी इसको रिवाइज कर चुके हैं। बोलिए सर, एक बार फिर से बोलिए। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग जो प्रोसेस है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की होता क्या है, ठीक है, और सेकंड इसको करने से, इस प्रोसेस को करने से फायदा क्या है या क्यों किया सर, जाता है। कैल्सिनेशन जो है वह ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल को इन एब्सेंस ऑफ एयर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट पे हीट किया जाता है, जिससे मतलब वो ठीक कार्बोनेट है, के फॉर्म पे ऑब्टेन हो जाता है। हाँ और फर्दर हम ठीक वो है। कार्बोनेट और को हीट करके और उससे ऑक्सीजन को मतलब हीट करते हैं तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और हमें मेटल प्राप्त हो जाता है। मतलब मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में प्राप्त होता है।
उसके यस बाद सर, कार्बोनेट उसको और हिट करते हैं। कैल्सिनेशन में हाँ कैल्सिनेशन का ये है। दूसरा, दूसरे आदमी कोई बताइए और रोस्टिंग के बारे में बताइए। रोस्टिंग सर रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल को इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो द धनीराम मेल्टिंग किसी पॉइंट। किसी और को बताने दो, किसी और को एक बार और पूछते हैं। अगर इतने में से कितने लोग हैं, 21 ऐसे हैं, तो इनमें से आप जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपको आता है मान लीजिए, लेकिन जब तक आप उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक कोई जानेगा क्या कि आपको आता है या नहीं आता है। हमको सारा काम करने आता है, लेकिन हम अगर बैठे रहें तो कोई फायदा नहीं उस काम का। इंडिया में जनसंख्या बहुत है, काम करने का मौका जबरदस्ती आपको कोई काम पे लाके लगाएगा नहीं, आपको खुद काम करने जाना पड़ेगा। तो आपको आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी आपको ऑप्शन मिलता है कि हाँ हमको ये काम करने का मौका मिल रहा, तो आपको काम करने के लिए या अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए ट्रैप करना पड़ेगा। तो आप एक्टिव रहिए, ठीक है। तो एक्टिव रहना ऐसा नहीं कि आज हमने, आप तो मशीन है नहीं कि स्विच दबाया, एक्टिव होने वाला स्विच दबाया तो आज आप एक्टिव होने लगेंगे। एक्टिव आपको अपने नेचर में डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ हम हर काम में एक्टिव रहते हैं। वो क्लास में हो गया, आपके जनरल वर्क में हो गया, आपके जो एक्टिविटी में हो गया, सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक की कंडीशन में जो भी आप काम करते हो सारा में एक्टिव रहेंगे, तभी आप हर काम में या फिर अपने जॉब वगैरह में, अपने वर्क वगैरह में भी एक्टिव रह पाएंगे। तो वो नेचर में डेवलप कीजिए। बोलिए, आदित्य बोल रहे थे कुछ। सर heated strongly in presence of air. या ओके, तो बेनिफिट्स क्या है इनके। हम यहाँ पे अगर रोस्टिंग के जगह कैल्सिनेशन करें तो क्या होगा। क्यों हमने Heated अलग अलग ही strongly प्रोसेस in limited इस्तेमाल air. किया। चलिए, कैल्सिनेशन तो लिमिटेड एयर में होता है, कैल्सिनेशन इज परफॉर्म इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। लेकिन हम दो प्रोसेस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ही प्रोसेस से अगर काम चल जाना है तो दो प्रोसेस इस्तेमाल करने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम वहां भी कैल्सिनेशन कर देते हैं, हीट ही तो करना है। Yes, sir. हम बोले सर। सर तब वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और ये रोस्टिंग ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एयर के प्रेजेंस में होता है। नहीं, प्रेजेंस में होना ही है दोनों। मतलब वो तो प्रोसेस है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग हमने नाम दे दिया है कि कैल्सिनेशन होगा तो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होगा, रोस्टिंग होगा तो लेकिन करना क्या है हमको, हीटिंग है। लेकिन हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम दोनों को एक ही तरह से हीट कर देते, केवल ऑक्सीजन का प्रेजेंस एब्सेंस छोड़िए, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है। रोस्टिंग सल्फाइड के ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है और कैल्सिनेशन कार्बोनेट के ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। ये ठीक है, कुछ उस पे ठीक है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। और कोई ट्राई कीजिए, कुछ सोचिए दिमाग। ये मसल्स बनाने के लिए हम लोग मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, वेट उठाते हैं, लेकिन माइंड को डेवलप करने के लिए हम लोग को माइंड का एक्सरसाइज करना पड़ेगा, यानी सोचना पड़ेगा दिमागी तौर पे। तो माइंड वाला एक्सरसाइज भी करना जरूरी है। तो लॉजिक लगाइए इसके पीछे कि क्यों ऐसा होता है। हमको क्या करना है, एक जगह जो तोड़ना है, ठीक है, पहले से वहां पे है CO3 के फॉर्म में, ऑक्सीजन भी सफिशियंट है और क्या बोलते हैं कि कार्बन भी है। हमको वहां से CO3 को ब्रेक करना है CO2 में, ठीक है। तो अगर हम कुछ और एक्स्ट्रा अगर उसमें देते हैं तो हमको एनर्जी तो और लगाना पड़ेगा ना, एनर्जी कंजम्पशन हमारा बढ़ जाएगा।
उस ऑक्सीजन को भी हीट करना पड़ेगा, और उस ऑक्सीजन का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है कैल्सिनेशन प्रोसेस। समझ में आया या नहीं, सो बताइए एक्सप्लेनेशन। सर फिर से कोई रिप्लाई बताइए। नहीं है। फिर से और एक बार बोलेंगे? अच्छा, देखिए क्या होता है कि अगर किसी जगह मान लीजिए कोई आप कोई चीज गर्म कर रहे हैं, ठीक है, अब क्या है कि उसमें हमने मान लीजिए बाई वेट बता रहे हैं कि हमको ½ kg कोई चीज पानी ही है, हमको सुबह बहुत लोग ठंड का टाइम हो गया तो नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं, तो हमारा काम कितने में चल जाना है, हमारा काम अगर मान लीजिए 5 लीटर पानी में गर्म हो गया तो उसमें हम वो करके मिक्स वगैरह करके नहा लेंगे, ठीक। तो हम क्या करें कि उसमें क्या करते हैं कि एक बार पूरा का पूरा बकेट भरते हैं, 20 लीटर पानी लगा देते हैं, तो यहाँ पे लॉसेस क्या होगा, हमारा बिजली का बिल ज्यादा उठेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, और उससे कोई फायदा नहीं है। 5 लीटर में ही हम नहा लेंगे तो 15 लीटर बेकार जाएगा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 5 लीटर और यूटिलाइज कर लेते, थोड़ा और ज्यादा नहा लेते, लेकिन फिर भी तो हमारा 10 लीटर बेकार जाएगा, एनर्जी कंज्यूम होगा सो अलग, और जो ऑक्सीजन जो रॉ मटेरियल सप्लाई करना पड़ेगा उसका खर्च अलग। तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस स्टेप एक्सपेंसिव हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा उसका प्रोसेस का, वहां पे हमको जहां जरूरी नहीं है सप्लाई करने का कोई जरूरी नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या है कि CO3 है, CO3 के फॉर्म में जब हम उसको हीट करेंगे वो क्या ब्रेक डाउन हो जाएगा, कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका क्या चीज में, CO2 में और ऑक्साइड फॉर्म में। तो ऑक्साइड पे मेटल रिएक्ट किए हुए रहेगा, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि गैस है तो वो जैसे ही हीट मिलेगा उसको, वो वहां से क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसलिए कैल्सिनेशन में हम लोग को ऑक्सीजन सप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ताकि प्रोसेस में एनर्जी कम कंज्यूम हो और कॉस्ट भी हमारा कम रहे। और दूसरा जो प्रोसेस है रोस्टिंग, वहां पे क्या है कि सल्फाइड के फॉर्म में है, उस सल्फाइड वोलेटाइल नहीं होगा, हम उसको हीट करेंगे तो वो अगर ज्यादा हीट करेंगे उसको और सल्फाइड ऑक्सीजन नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, वो जैसे जलने के बाद कोई चीज क्या हो जाता है, काला पीला होकर उसी जगह रह जाता है, तो वैसा ही, और वो इम्प्यूरिटी वहां पे रहेगा ही राख के फॉर्म में, वो काला होकर सल्फाइड रहेगा ही, जलेगा नहीं, बर्न नहीं होगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा कि जो कि गैसियस स्टेट में वहां से कन्वर्ट हो जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन देना पड़ता है कि वो सल्फाइड बर्न हो, जले, और वो जल के फिर क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में वहां से गायब हो जाता है। जो रोस्टिंग होता है उसमें क्या होता है कि जब कोई चीज जलता है तो वहां पे कुछ ना कुछ जो बोलते हैं ना कि राख वगैरह जो रिसिडुअल मटेरियल जो बच जाता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उसको हैमरिंग भी कभी कभी करते हैं, उसको ठोक पीट के भी थोड़ा प्रोसेस करके वहां पे उसको साफ करते हैं। तो सल्फाइड फॉर्म में जो ओर होता है, इसीलिए हम उसको ऑक्सीजन के साथ उसको हीट करते हैं ताकि वहां पे बर्निंग प्रोसेस हो सके। इसीलिए दोनों अलग अलग प्रोसेस है और दोनों का अपना अपना यूटिलाइजेशन है, दोनों दो नाम दिए हैं, ठीक। अल्टीमेटली हमको मेटल को उसके ऑक्साइड में ही कन्वर्ट करना है, चाहे वो कैल्सिनेशन से हो पाए चाहे वो रोस्टिंग से हो पाए। तो कार्बोनेट ओर होगा तो उसको कैल्सिनेशन से ही कर लेंगे, और जो सल्फाइड ओर होगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको रोस्टिंग करना ही पड़ेगा, ठीक। यस सर। हाँ Sir, sir, can you define the बोलिए। definition on this perhaps as the English? आवाज इंग्लिश तो सही समझ से में नहीं आ आ रहा है, रहा लेकिन है। सर डेफिनेशन तो इंग्लिश में तो लिखना पड़ेगा ना सर, तो डेफिनेशन हम डेफिनेशन अभी आप समझ लें, जैसे आपका फ्लक्स, गैंग, मैट्रिक्स, ये सब चीज का डेफिनेशन आपको हम दे रहे हैं ना नोट्स वगैरह में, डेफिनेशन देंगे भी, और उसके नेक्स्ट स्टेप पहले हमारा क्या है कि अगर आप उस चीज को समझ लें। सर एक रिक्वेस्ट है सर, इस ग्रुप में हम ज्वाइन नहीं हो पाए हैं सर, हम तो कल से आपका क्लास देख रहे हैं,
और सर इसमें क्या हाँ। है कि हम ज्वाइन भी नहीं हो पाए और किसी को नोट भी नहीं मिल पा रहा सर, किसी को ज्वाइन कर लें? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? नहीं नहीं सर, इकलाक आलम है। इखलाक आलम। ठीक है, कॉलेज कौन सा हुआ? NSPC सर। NSP। ठीक है, आपको। सर एक्चुअली हमें जॉब होल्डर है, सो जॉब में रहने के अच्छा, तो फिर ये ठीक है, नोट्स भी आपको जो भी नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। और अभी का जो है, क्योंकि अभी जो आपका जो ये जो नोट्स दिख रहा है ना, जो अभी आपके उस पर डिस्प्ले हो रहा है, ये हमने बस केवल अब कोर्स तक अभी इसको सीमित रखा है कि केवल समझाने तक। जो भी ये प्रोसेस आप देख रहे हैं, जो ये प्रोसेस आपको दिख रहा है, जितना प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस एक बाय एक करके से मतलब एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसका आपको डेफिनेशन वगैरह सारा चीज आपको मिलेगा ही मिलेगा वहां पे। ठीक है, ठीक। कोई भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज को आप वो बता सकते हैं। इसीलिए हमने अपना वो नंबर भी दे रखा है कि आप अगर कोई दिक्कत है, कोई किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप व्हाट्सएप पे उस टॉपिक हमारे उसमें मैसेज भी कर दीजिए। उस टॉपिक को हम नेक्स्ट जैसे कोई नंबर तो मेरे पास नहीं सुटेबल है दिन हम सर, उठा नंबर लेते। तो मेरे पास है नहीं सर। अच्छा, ठीक है, वो भी नंबर भी हम दे देंगे। अभी क्लास थोड़ा वो लास्ट टाइम में हम उसको नंबर रिपीट कर देंगे, आप उसको कर लीजिएगा। और आपको वो करा देते हैं जो कि ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाए। ठीक है, ओके, चलिए। तो को समझ में आ गया होगा कि सल्फाइड के लिए रोस्टिंग करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे। ये प्रोसेस करना क्यों है? उसको ऑक्साइड, मेटल को मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के लिए। मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, उस ऑक्साइड से ऑक्सीजन अब हटाना है। तो ऑक्सीजन को सेपरेट करने का प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन को किसी कंपाउंड से सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसको कहलाता है रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन यानी वहां से हम हटाएंगे तो उसके लिए रिडक्शन होगा। और जो सब्सटेंस या केमिकल उसको वहां से हटाता है यानी रिडक्शन करता है, वो कहलाता है के लिए रिड्यूसिंग एजेंट। यानी वो उसको रिड्यूस करेगा तो वो खुद जो दूसरे रिड्यूस करेगा वो खुद ऑक्सीडाइज होगा। यानी जो यहां से इस मेटल से ऑक्सीजन को हटाएगा वो खुद ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा, यानी ऑक्सीजन वो खुद ले लेगा। तो वहां पे जहां पे ऑक्सीजन जुड़ता है वो हो गया ऑक्सीडेशन, और जहां पे ऑक्सीजन निकलता है वो कहलाता है रिडक्शन। तो मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन होगा, वहां से ऑक्सीजन हमको हटाना होगा, इसीलिए वो कहा जाएगा रिडक्शन में। वहां पे कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट आएगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होगा और उस मेटल को रिड्यूस कर देगा। तो मेटल से जैसे ही ऑक्सीजन निकल गया हमारे पास केवल बच गया क्या? मेटल। अब उस मेटल को हम लोग सेपरेट कर लेना है। मोल्टेन स्टेज में है तो उसको अब हम लोग को जिस हिसाब से अगर चाहिए उसको शेप में, जिस शेप में कन्वर्ट करना है मोल्टेन स्टेज से, हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। या फर्दर कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंट, जैसे आयरन ही है तो जो ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन सेपरेट होकर ओर्स से जो सेपरेट होता है वो कहलाता है पिग आयरन, यानी हिंदी में बोलते हैं उसको कच्चा लोहा। ठीक है, उस कच्चा लोहा का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन बहुत कम है, बहुत बहुत कम, आजकल के टाइम में बिल्कुल ना के बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, उस कच्चा लोहा को फर्दर प्रोसेस में लेके जाते हैं, तो वहां पे हम लोग बनाते हैं रॉट आयरन, कास्ट आयरन या फिर स्टील। कास्ट आयरन जो आपने जितने मशीन वगैरह देखे होंगे जो कास्टिंग किया हुआ रहता है वो रॉट आयरन। जो भी वेल्डिंग वगैरह जो जिस पे हो पाता है, जिसको हम लोग हैमरिंग वगैरह करके डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर पाते हैं वो। और स्टील के बारे में आप लोग जानते हैं कि स्टील में कार्बन या डिफरेंट मटेरियल्स मिला के अलॉय करके उसको क्या करते हैं, स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमको रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी वाली का हमको सब्सटेंस मिल पाए। तो हमको मिल मेटल ऑक्साइड फॉर्म में, उस ऑक्साइड फॉर्म में उस मेटल ऑक्साइड से हमने ऑक्सीजन को सेपरेट किया यानी रिड्यूस कर दिया उस मेटल ऑक्साइड को, तो हमको वहां से मिल गया मेटल।
वहां यहाँ पे कोई ना कोई हम रिड्यूसिंग एजेंट लगाएंगे। ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है इन केस ऑफ आयरन, आयरन के केस में कार्बन को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कार्बन उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और वो चूंकि गैसियस फॉर्म में है और वहां पे बहुत हीट होता है, तो वो हीट के कारण क्या होता है कि नोज से, ब्लास्ट फर्नेस के नोज से वहां से बाहर निकल जाता है। और जब ऑक्साइड बाहर निकल गया तो वहां पे बच गया मेटल इन मोल्टेन स्टेट, और वो हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल वहां पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेज है मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, इसमें दोनों मेटल हैं, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी एंड मेटल वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। तो मेटल जो है, जो लो रिएक्टिव है, वो आपको कार्बोनेट फॉर्म में नहीं, सल्फाइड फॉर्म में उनका ज्यादातर होता है, तो उनको हम लोग, उस मेटल को हम लोग को रोस्टिंग करना पड़ता है, फिर वहां से रोस्टिंग से मेटल प्राप्त होता है और उसको फिर रिफाइनिंग प्रोसेस में ले जाते हैं वहां से उसका साफ करने के लिए। तो इसमें इतना ज्यादा जो रिडक्शन स्टेप में हम लोग को जाने का प्रोसेस नहीं होता है, वहां पे मेटल अपना ऑक्साइड नहीं बनाता है, वहां पे सल्फर कंबाइंड फॉर्म में भी नहीं रहता, वो जनरली उससे मिक्स्ड फॉर्म में रहता है। तो क्योंकि ऐसे ही वो रिएक्टिव, उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, कुछ रिएक्शन होता भी है तो उसको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है, तो इसके रिएक्शन में कम वो लगता है। लेकिन ऐसे इस तरह के मेटल जो है वो उनका एबेंडेंस जो है अर्थ में कम ही है। उसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी होता है वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, तो उसको नहीं लिखा गया क्योंकि उसमें कोई ज्यादा प्रोसेस नहीं इस्तेमाल होता है, वो सीधा माइनिंग से हमारे जो उसको मेल्ट करके सीधा यूटिलाइजेशन फॉर्मेट में इस्तेमाल किया जा सकता है उनको, तो इसलिए उसको हमने लिस्ट नहीं किया है। नेक्स्ट जो है इसमें से वो है कि ये सारे जो हैं मेटल जो प्रोसेसेस हैं, इनको हम लोग एक एक करके सेपरेटली वो करेंगे नेक्स्ट क्लास। अभी तक के लिए जो इतना ही। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए, जो इसमें कुछ ना समझ में आया हो, कल से लेके आज तक कोई ऐसा टॉपिक है जो इसमें नहीं समझ में आया हो? चलिए, किसी का कोई क्वेरी नहीं है, यानी आप लोग लग रहा है कि स्टडी कर ही नहीं रहे हैं। इसी का हेलो, पढ़ाई हो रहा है? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ ये रोस्टिंग और कैल्सनाइजेशन दोनों का फर्नेस कौन सा है? एक ही फर्नेस है, अलग अलग फर्नेस है जिसमें ये होता है? ये फर्नेस नहीं इस्तेमाल करते, ये ओपन होता है दोनों। इसमें कोई फर्नेस की जरूरत नहीं पड़ती है, ये रोस्टिंग ओपन होगा, कैल्सिनेशन सर? ओपन हो रहता है। कैल्सिनेशन क्लोज्ड उसमें होगा, लेकिन कैल्सिनेशन चूंकि हम लोग को मेल्ट नहीं करना पड़ता, इनके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे नीचे तक हीट करना पड़ता है, इसलिए अच्छा। स्पेशल फर्नेस का हम लोग का जरूरत नहीं पड़ता है। ओके, अच्छा सर, रोस्टिंग को प्री हीटिंग बोल सकते हैं क्या? रोस्टिंग को प्री हीटिंग कहा जा सकता है? प्री हीटिंग? जी, प्री हीटिंग समझा नहीं है। मतलब किसी चीज को, प्री मेटल हीटिंग मतलब कहने मेल्ट करने से पहले हीट करना पड़ता है, ऐसा कुछ? तो मेल्ट नहीं है यहाँ जो है, जब तक जो मेल्ट करने का जो प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी, वहां उसमें क्या होता है कि जब वो ऑक्साइड फॉर्म में जाता है तब मेल्टिंग के लिए उसके ऊपर सोचते हैं। मेल्ट करने से पहले ऐसा नहीं कि हम लोग उसको मेल्ट किए और डायरेक्ट उसको वहां पे क्या कर देंगे, फर्नेस में डालेंगे। मेल्ट यहाँ पे जो है हम रोस्टिंग, ये जो हीटिंग का जो प्रोसेस है, खासकर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, इसमें जितने भी वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज हैं वो वहां से गैसियस फॉर्म में वहां से सेपरेट हो जाएंगे। तो ये एक तरह से इम्प्यूरिटी सेपरेशन स्टेप है। ओके सर, ओके, हाँ ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? सर ये हाई रिएक्टिवली मेटल फिर से बताइए एक बार। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उसको
उसका क्या होगा कि जो ऑक्साइड फॉर्म में मान लीजिए वो कन्वर्ट भी हो जाता है तो उसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे हम, यानी वहां से ऑक्साइड को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बाकियों से रिएक्टिव, उसको उसका कोई रिड्यूसिंग एजेंट हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे कि जो उससे ऑक्सीजन छीन सके। ठीक है, तो इसीलिए उसका क्या होता है कि उसका हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा ही उसको सेपरेट करते हैं। तो इसमें हम लोग बॉक्साइड का, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन ऑफ बॉक्साइड। क्यों? सोडियम का भी ना, आ? मतलब साल्ट का सोडियम, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम भी पढ़ लेंगे, क्या जाता है। ठीक है, तो सबसे लेस रिएक्टिव जो हमारा पूरे मेटल में जो जितना भी नोन है वो कौन सा है, ये बता सकते हैं? बिल्कुल नेटिव मेटल। मेटल सर, गोल्ड सिल्वर। हाँ, इससे ज्यादा लेस प्लेटिनियम। रिएक्टिव प्लेटिनियम। प्लेटिनियम सबसे कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो उसके बाद आपका हो गया गोल्ड और उससे ऊपर हो गया सिल्वर। सिल्वर। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम जो है दोनों मेटल होता है, हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही रिएक्ट करने लगेंगे, एयर के कांटेक्ट में आते ही रिएक्ट करने लगेंगे। तो इनको हम लोग, इनका स्टोरेज भी हमको सही से करना पड़ेगा। तो इनका स्टोरेज स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको केरोसिन के अंदर जो है डाल के रखते हैं ताकि ये आसानी से एयर के कांटेक्ट में ना आए और वहां पे हम लोग यूटिलाइज मतलब क्या करें, ये रिएक्ट ना हो। इसमें दूसरा है एक एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड बनाता है। एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहने का मतलब होता है कि बेसिक नेचर का भी होता है और एसिडिक नेचर का भी होता है। ठीक, तो बेसिक नेचर का भी होता है और एसिडिक नेचर का भी होने के कारण जो है इसको हम लोग बोलते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एसिड बेस में ये पढ़े थे इस चीज को, तो चूंकि ये मेटल का प्रॉपर्टी है तो ये जानना भी जरूरी है। एक चीज और है, सोडियम और पोटेशियम जो है वो वाटर से बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है तो वाटर से बहुत ही तेजी से रिएक्ट कर लेगा। तो तेजी से रिएक्ट करेगा तो वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और वहां पे एक गैस इवॉल्व होता है। कौन सा गैस इवॉल्व होता है बताएंगे जरा? सोडियम और या पोटेशियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर से भी रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर लेता है, तो क्या बनेगा सर NaOH2। हाँ, NaOH2। NaOH2 नहीं, NaOH सोडियम का भी वैलेंसी 1 और OH का भी वैलेंसी 1, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये बहुत ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, समझे? इस प्रोसेस को हम लोग बहुत कॉशियसली करते हैं। अगर इसको हम अगर थोड़ा सा भी सावधानी अगर हटी इस प्रोसेस में तो समझिए दुर्घटना इसमें घटने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस अगर बहुत तेजी से ना, जो जितने भी सोडियम है वो बहुत तेजी से वाटर से रिएक्ट करेंगे तो एक ही साथ बहुत सारा हाइड्रोजन गैस जो वहां से इवॉल्व होगा, जिसके कारण वहां पे जो हाइड्रोजन गैस में है
वो फायर भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, पकड़ लेता है। और ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसको करने के लिए इसका जो जब किया भी जाता है, क्या करते हैं, इसको सावधानी पूर्वक और इसको जो एक प्रिकॉशन इसको प्रोसेस करते हैं। दूसरा है कैल्शियम और मैग्नीशियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये उसके ऊपर फ्लोट करने लगता है। क्यों? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर। व्हाई? व्हेन रिएक्ट विथ वाटर। सर जब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर व्हेन, जब हाँ बोलिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो वाटर से रिएक्ट करता है तो हाई अमाउंट ऑफ जो बबल्स होता है वो उसके नीचे आके जमा हो जाता है, जिसके कारण उसका डेंसिटी कम हो जाता है और वो फ्लोट करने लगता उसके नीचे आके जमा नहीं हो, क्या हो जाता है कि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सरफेस पे है। यस सर, सरफेस पे स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो होता है, बबल्स हाइड्रोजन गैस का, वो लाइट होता है और उसके कारण वो पूरा कैल्शियम और मैग्नीशियम उसके ऊपर क्या करता है, तैरने लगता है। तो ये कुछ रिवीजन वो था आपके लिए कुछ, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कुछ क्वेश्चन वगैरह और थे उसको प्रेजेंटेशन में डाल देंगे, तभी पूछेंगे। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ याद है ना उससे, क्या मैं पीरियोडिक टेबल से? इस एग्जाम में तो कुछ रिएक्शन भी आ सकते हैं और कुछ प्रॉपर्टी भी मेटल रिलेटेड, इसीलिए आपको ये प्रॉपर्टी वगैरह पूछ रहे हैं, क्योंकि ये सेपरेशन तो आपको पता है रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल। तो उस मेटल का जो क्या नेचर है, क्या वो किस तरीके से रिएक्शन शो करता है डिफरेंट मतलब इन्वायरमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट से। जैसे इन्वायरमेंट का डिफरेंट कंपोनेंट क्या हो गया, गैसियस जो है एलिमेंट यानी एयर और वाटर, तो इन सब से किस तरह से रिएक्शन वो शो करता है, ये सारा कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी मेटल के जो पैटर्न है, रिएक्टिविटी पैटर्न टुवर्ड्स नॉन मेटल, ये भी ध्यान में रख के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक, और कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें आएंगे। कैटायन फॉर्मेशन, एनायन फॉर्मेशन, कैटायन फॉर्मेशन ऑर्डर क्यों ज्यादा होगा, क्यों ये ज्यादा रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी होता है इसमें। आप अगर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो बॉन्डिंग से भी क्वेश्चन आएगा, आयोनिक बॉन्ड ही क्यों बनता है, क्यों जो कोई बॉन्ड कोई जो आयोनिक स्ट्रक्चरल उसका क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो हुआ होता है, लेकिन भी वो न्यूट्रल वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर करता है, इसके पीछे या फिर ये क्यों होता है, ये सारा चीज भी इसमें आपको आएगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह भी, मेल्टिंग एंड पॉइंट वगैरह क्या होता है, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी आयनिक कंपाउंड का सॉलिबिलिटी जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी रिलीज कहाँ होता है, लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, लैटिस एनर्जी पर साइज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब चीज भी, क्योंकि जो भी मेटल होता है उसका साइज जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक, तो ये सारा चीज थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा पिछले क्लास का। नेक्स्ट क्लास में जो है इन सब चीज को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। आज हम लोग वो सीखे कि मेल्टिंग पॉइंट के नीचे ही मेटल को इम्प्योरिटी सेपरेशन प्रोसेस में क्यों हेड किया जाता है, ताकि मेल्टिंग होने के बाद अनवांटेड मटेरियल ना बचे, कोई अनवांटेड मटेरियल फॉर्म ना हो जाए। इसलिए वहां तक पहले इम्प्योरिटी को हटा के मैक्सिमम इम्प्योरिटी जितना हो सके उसको हटा देते हैं, और तब हम केवल ऑक्साइड फॉर्म में ओर को
आगे फर्दर रिडक्शन प्रोसेस में ले जाते हैं जहाँ पे हम उसको मेल्ट कराते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।